नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं काव्य देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय काव्य देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे जियोमेट्री यानी कि ज्यामिति। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि दी गई आकृति में यानी कि गिवन डायग्राम में इन गिवन डायग्राम एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। आगे यदि एक बड़े वृत्त का यानी बिग सर्कल का क्षेत्रफल यानी एरिया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है यानी कि 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ध्यान छोटे वृत्त यानी स्मॉल सर्कल का क्षेत्र एरिया क्या होगा? व्हाट विल बी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे 228 सेंटीमीटर का वर्ग एंड 462 सेंटीमीटर का वर्ग। देखो सबसे पहले यहाँ पर ये जो डायग्राम है यानी आकृति है, तो ये आकृति देखो ये क्वेश्चन के साथ ही दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, प्रश्न में ही दिया हुआ है। अब आगे देखो यहाँ पर हमें देखो ये बड़े सर्कल का क्षेत्रफल दिया हुआ है। फिर से देखो यहाँ पर हमें ये बिग सर्कल का बड़े वृत्त का हमें क्षेत्रफल यानी एरिया दिया हुआ है, गिवन है। और हमें देखो ये छोटे वृत्त का यानी स्मॉल सर्कल का छोटे वृत्त का स्मॉल सर्कल का हमें एरिया निकालना है यानी क्षेत्रफल आउट करना है। तो कैसे निकलेगा? हाउ टू आउट इट? सबसे यहाँ पर हियर देखो इसका सेंटर हमने बीचों बीच यहाँ पर ले लिया। फिर से देखो ये हमारा देखो पहली बात देखो यहाँ पर ये जो त्रिभुज है एक ट्रायंगल है, ये समबाहु है यानी कि इक्विलैटरल है। ये ट्रायंगल समबाहु है यानी इक्विलैटरल मतलब ये इसका तीनों साइड बराबर है, तीनों भुजा समान है, तीनों साइड इक्वल है। अब यहाँ पर देखो ये जो दो सर्कल दिए हुए हैं, एक त्रिभुज में दो सर्कल दिए हुए हैं, गिवन है। देखो ये दोनों त्रिभुज देखो ये पहला त्रिभुज देखो ये तीनों साइड को टच कर रहा है, छू रहा है। ये जो बड़ा सर्कल है मतलब पहला सर्कल है तो वो यानी ये देखो ये तीनों साइड को टच कर रहा है, तीनों साइड को छू रहा है। यानी तो ये छोटा सर्कल है, ये जो छोटा सर्कल है स्मॉल सर्कल देखो ये बिग सर्कल को छू रहा है। और देखो ये इधर ये दोनों भुजाओं को छू रहा है। मतलब देखो यहाँ पर हम सबसे डायग्राम को समझते हैं, डायग्राम को हम अच्छी तरह से देखते। तो देखो यहाँ पर देखो कैसे ये बड़ा सर्कल तीनों भुजाओं को छू रहा है, जबकि ये छोटा सर्कल ये दो साइड को छू रहा है। और देखो ये बिग सर्कल को भी यहाँ पर छू रहा है। तो ऐसा यहाँ पर डायग्राम दिया है, चित्र दिया। अब देखो यहाँ पर हमने ये बड़े सर्कल का केंद्र देखो यहाँ पर हमने बीचों बीच ले लिया, मान लिया। अब देखो इसका त्रिज्या यानी रेडियस देखो हमने r1 मान लिया। फिर से देखो यहाँ पर देखो ये सर्कल के ऊपर का हमने एक बिंदु लिया और ये बिंदु को हमने केंद्र के साथ मिला, तो ये क्या होगा? ये हमारा रेडियस होगा यानी कि त्रिज्या। फिर से ये सर्कल के ऊपर एक हमने बिंदु लिया, पॉइंट लिया, देखो इस बिंदु को हमने केंद्र के साथ मिला, ये लाइन बनेगा, इसको ही रेडियस। यहाँ पर रेडियस का नाम हमने r1 दिया।
ठीक इसी प्रकार देखो, ये छोटा सर्कल का केंद्र यानी सेंटर यहाँ पर कहीं पर बीचों बीच में आएगा। अब इसका भी कुछ ना कुछ रेडियस होगा, त्रिज्या, इसका भी कुछ ना कुछ रेडियस यानी कि त्रिज्या। यानी देखो यहाँ पर देखो इस रेडियस का नाम हमने r2 दिया, स्मॉल r2 दिया, स्मॉल r2 दिया। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या होता है, मतलब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लगता है, देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये लगता है। देखो यहाँ पर ये दोनों सर्कल के त्रिज्याओं के बीच में यानी रेडियस के बीच में 3:1 का रेशियो होता है, 3:1 का रेशियो होता है, 3:1 का अनुपात होता है। मतलब यदि देखो ये बड़े सर्कल का त्रिज्या 3 होगा तो छोटे सर्कल का त्रिज्या 1 होगा। फिर से देखो, यदि ये बड़े सर्कल का त्रिज्या रेडियस 3 होगा तो ये छोटे सर्कल का त्रिज्या रेडियस 1 होगा। मतलब 3:1 का अनुपात बना रहता है, 3:1 का अनुपात यानी रेशियो बना रहता है। सपोज लेट देखो, यदि हमने यहाँ और ऊपर दूसरा एक स्मॉल सर्कल बना दिया, फिर से यदि सपोज तीसरा भी हमने अंदर छोटा सर्कल बना दिया तो फिर से ये रेशियो 3:1 का ही रहेगा, अनुपात 3:1 का ही रहेगा। मतलब ऐसे केस में यहाँ पर ये सर्कल का रेडियस यानी त्रिज्या 3 होगा, जबकि ऊपर वाले का यानी इससे भी छोटे सर्कल का रेडियस त्रिज्या 1 होगा। फिर से एक बार, यदि हमने सपोज इस सर्कल के ऊपर में भी यहाँ पर छोटा सर्कल या अंदर में तो देखो, तो यहाँ पर भी रेशियो 3:1 का ही बना रहेगा। मतलब इस सर्कल का रेडियस 3 होगा तो इससे ऊपर अपने छोटे सर्कल, इससे भी छोटा सर्कल, इससे भी छोटे सर्कल का रेडियस 1 का होगा, 1 का होगा, 1 का। इन शॉर्ट हम हमारी जितनी मर्जी हो उतने हम अंदर सर्कल बना सकते हैं। फिर से ये समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल में हम अपनी मर्जी से चाहे हमें हमारी जितनी मर्जी हो उतने हम सर्कल बना सकते हैं। इसमें असंख्य सर्कल बना सकते हैं, इनफाइनाइट वृत्त बना सकते हैं। उनके बीच में हमेशा ऑलवेज दैट 3:1 का रेशियो बना रहेगा, 3 और 1 का अनुपात बना रहेगा। मतलब छोटे सर्कल का रेडियस 1 होगा और बड़े का 3 होगा। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लगता है। मतलब यहाँ पर देखो ये R1 3 है जबकि ये R2 2 है, R1 3 है जबकि R2 1 है। मतलब यहाँ पर 2 ही सर्कल दिया है, ओनली 2 सर्कल दिया है। अब हमें निकालना है ये छोटे सर्कल का क्षेत्रफल यानी कि एरिया। देखो यहाँ पर हमें ये दोनों सर्कल के क्षेत्रफल का रेशियो लेना पड़ेगा। ये दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का एरिया का हमें रेशियो लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पर सर्कल के क्षेत्रफल का फॉर्मूला यानी एरिया का फॉर्मूला देखो, पाई आर स्क्वायर होता है, 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 पाई आर का वर्ग होता है। अब देखो यहाँ पर ये जो बड़ा सर्कल है तो इसका रेडियस हमने नाम R1 दिया। ठीक इसी प्रकार ये छोटे सर्कल के रेडियस को हमने R2 नाम दिया है और यहाँ इसका हमें लेना है अनुपात यानी कि देख आगे बराबर इक्वल क्या होगा। देखो यहाँ पर सीधी सी बात, ये पाई पाई दोनों में कॉमन है इसलिए कैंसल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा R1 स्क्वायर रेशियो
R2 स्क्वायर। देखो यहाँ पर R1, देखो R1 ये 3 है और 3 का वर्ग 9 होता है, 9 होता है रेशियो अनुपात। R2 1 है, 1 का वर्ग 1 ही होता है, 1 ही होता है। मतलब यदि अगर ये बड़े सर्कल का क्षेत्रफल यानी एरिया 9 होगा तो ये छोटे सर्कल का क्षेत्रफल यानी एरिया 1 होगा, 1 होगा। फिर से एक बार सपोज देखो यहाँ पर ये बड़े सर्कल का क्षेत्रफल यानी एरिया 9 होगा तो छोटे सर्कल का क्षेत्रफल एरिया 1 होगा, 1 होगा 1। देखो यहाँ पर हमें ये बड़े सर्कल का क्षेत्रफल दिया है, मतलब यहाँ पर ये 9 का वैल्यू हमें 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। ये 9 का वैल्यू हमें 1386 सेंटीमीटर का वर्ग दिया और हमें निकल है 1 का वैल्यू यानी मोटे सर्कल का क्षेत्रफल। तो देखो आगे 1 बराबर इक्वल, सीधी सी बात है, देखो यहाँ पर 1 बराबर ये 1386 डिवाइड 9 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इफ 9 इक्वल टू 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन 1 इक्वल टू ये 1386 बट्टा ये 9 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो आगे बढ़ देखो यहाँ पर ये 1386 में ये 9 से देखो यहाँ पर ये 154 बार में भाग लगता है। 154 टाइम्स में डिवाइड, देखो ऐसे देखो यहाँ समझ, देखो यहाँ पर 9 1 9 होगा, अगर 13 में से 9 गया हमारे पास 4 होगा, आप नीचे यानी हमारे पास 48 होगा, 48 होगा। नहीं आगे देखो 9 पंचे 45 48 माइनस 45 3 होगा और ये 6 नीचे का हमारे पास लास्ट में 36 होगा, यानी कि 36 होगा। यहाँ पर 9 चौके 36 हो जाएगा, मतलब ये 154 बार में पूरा कट जाएगा। मतलब 1 का वैल्यू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। मतलब ये छोटे सर्कल का स्मॉल सर्कल का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ये 154 सेंटीमीटर का वर्ग होगा। मतलब देखो यहाँ पर जो क्षेत्रफल होता है उसको यूनिट स्क्वायर में इंडिकेट करते हैं, यूनिट स्क्वायर में इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर स्क्वायर लिखना जरूरी होता है, नेसेसरी होता है, कंपल्सरी होता है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा, यानी कि ये विकल्प भी हमारा सही विकल्प है। अगला प्रश्न देखिए, PQRS एक वर्ग है यानी कि स्क्वायर है, MPQ का
मध्य बिंदु मिड पॉइंट है तथा एन क्यू आर पर एक बिंदु इस प्रकार है, ऐसे लाई से 100 एन आर क्यू आर का 2/3 है, 2/3 यानी 2/3 है। यदि ट्रायंगल एम क्यू एन का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर का वर्ग है, तो पी आर का लेंथ क्या होगा? देखो ऑप्शंस 12 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 24√2 सेंटीमीटर। सब यहाँ पर हमें डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, चित्र बनाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर हमें स्क्वायर लेना है, वर्ग लेना। देखो हम स्क्वायर ड्रॉ कर, देखो ये हो गया हमारा स्क्वायर यानी कि वर्ग, ये हो गया हमारा स्क्वायर यानी कि वर्ग। देखो स्क्वायर में यानी कि वर्ग में चारों कोण 90 के होते, ऑल एंगल्स 90 का होता है। और दूसरी बात, चारों साइड इक्वल होता है, चारों भुजा इक्वल होता है। और आमने सामने वाला साइड पैरेलल होता है, समानांतर होता है। आमने सामने ऑपोजिट साइड पैरेलल होता है, समानांतर होता है। ये बेसिक प्रॉपर्टी होता है स्क्वायर का यानी कि वर्ग का। और इसका नाम यहाँ पर देखो पी क्यू आर एस दिया है, इस वर्ग का नाम पी क्यू आर एस दिया है, गिवन पी क्यू आर एस। अब यहाँ पर आगे बोला है कि एम पी क्यू का मिड पॉइंट, देखो एम पी क्यू का देखो मिड पॉइंट है, एम पी क्यू का मध्य बिंदु, मतलब पीएम बराबर एम क्यू होगा, पीएम बराबर एम क्यू होगा। आगे दूसरा दिया है कि एन क्यू आर पर ऐसा बिंदु है जिससे ये हो रहा है, मतलब हम देखो ये एन पॉइंट ये क्यू आर पर लेना, इस साइड पर लेना। देखो ये एन को हम सपोज यहाँ पर ले लेते हैं, ये एन को हमने क्यू आर पर यहाँ पर दिया, हमें ऑलरेडी पहले से पता है यहाँ पर ही आएगा। कैसे? देखो इसका प्रूफ भी देखो यहाँ पर दिया है कि देखो एन आर क्यू आर का 2/3 है, यानी कि 2/3 है, 2/3। फिर से यहाँ पर दिया है कि एन आर जो है, तो एन आर ये क्यू आर का 2/3 है, मतलब 2/3 है, 2/3 है। तो ऐसा हमारे पास गिवन है यानी दिया है। तो आगे देखो यहाँ पर ये एन आर डिवाइड क्यू आर बराबर 2/3 होगा, ये एन आर डिवाइड क्यू आर बराबर 2/3 होगा। मतलब यदि ये एन आर बराबर 2 होगा तो ये क्यू आर भी पूरा 3 होगा। किसे? यदि ये एन आर बराबर 2 है तो ये क्यू आर यानी पूरा 3 होगा। आगे सपोज ये एन आर 2 दूनी 4 है, 2 दूनी 4 तो क्यू आर यानी पूरा ले 3 दूनी 6 होगा। सपोज ये एन आर 2 तिया 6 तो ये क्यू आर यानी पूरी दूरी पूरा डिस्टेंस 3 तिया 9 होगा, 3 तिया 9। इन जनरल यानी कि व्यापक स्वरूप में सपोज ये एन आर 2x होगा तो क्यू आर 3x होगा, ये एन आर 2x होगा तो क्यू आर यानी पूरा लेंथ 3x होगा। देखो एन आर यहाँ पर ये 2x है, आर एन 2x है। और देखो यहाँ पर ये पूरा लेंथ यानी कि क्यू आर 3x है, 3x है, पूरा लेंथ कितना है 3x का। तो यहाँ पर हमें स्पष्ट मालूम हो गया कि ये एन क्यू 1x यानी कि x होगा। फिर से देखो ये पूरा लेंथ 3x है और हमें पता है कि ये आर एन 2x है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एन क्यू 3x - 2x
यानी एक एक्स यानी एक्स होगा एक्स होगा एक्स होगा एक्स होगा। अब आगे दिया है कि आगे दिया है ट्राइंगल एम क्यू एन। देखो एम क्यू एन त्रिभुज एम क्यू एन त्रिभुज एम क्यू। देखो यहाँ पर हमें ट्राइंगल बनाना है त्रिभुज बनाना है ट्राइंगल बनाना है त्रिभुज बने। देखो ट्राइंगल एम क्यू एन। देखो एम यहाँ पर है क्यू यहाँ पर है एन यहाँ पर है मतलब यहाँ पर हमें एम एन एन को जोड़ना है एम एन एन को जोड़ना है करना एम एन एन को हमने जोड़ा ज्वाइन करने। यहाँ पर देखो एक ट्राइंगल बन गया कौन सा एम क्यू एन। देखो यहाँ पर स्पष्ट है कि ये ट्राइंगल समकोण है राइट एंगल है समकोण है राइट एंगल। देखो आगे दिया है कि इसका क्षेत्रफल 48 है इसका क्षेत्रफल एरिया 48 है 48 है। तो आगे पूछा है कि पीआर क्या होगा आरपी क्या मतलब यहाँ पर हमें डायगोनल पूछा है विकर्ण पूछा। देखो यहाँ पर देखो पी आरपी यानी पीआर पीआर यानी आरपी पीआर यानी आरपी मतलब ये क्या हो गया हमारा इस स्क्वायर का यानी कि फर्क का विकर्ण हो गया डायगोनल हो गया। मतलब डायगोनल किसको बोलते हैं यदि हम ये सामने सामने वाले शीर्षों को जोड़ते हैं ज्वाइंट करने लाइन बनता है उसको ही विकर्ण बोलते हैं डायगोनल बोलते किसे यदि हम ऑपोजिट वर्टेक्स को जोड़ते हैं लाइन बनता है उसको ही विकर्ण बोलते हैं डायगोनल बोलते। यहाँ पर ये पी आर हमारा विकर्ण हो गया डायगोनल हो गया। मतलब हमें ये पी आर निकालना है मतलब ये हमें विकर्ण निकालना है ये डायगोनल का लेंथ निकालना है डायगोनल का लेंथ। अब इसका फॉर्मूला यानी सूत्र √2 a होता है वर्गमूल 2a होता है √2a होता है वर्गमूल 2 होता है। देखो फिर से ये जो स्क्वायर होता है यानी वर्ग होता है तो इसका विकर्ण का लंबाई √2a होता है जहां पर ये एक है ये इक्वल साइड है समान भुजा यानी इसका मतलब ये हुआ कि आगे हमें ये भुजा निकालना पड़ेगा ये स्क्वायर का साइड निकालना पड़ेगा। ये साइड यानी कि भुजा कैसा निकलेगा हाउ टू। अब देखो यहाँ पर पहले देखो यहाँ पर हमें ये क्षेत्रफल दिया है एरिया इसका हमें यूज करना पड़ेगा। देखो ये क्षेत्रफल का देखो दूसरी बात देखो यहाँ पर हियर यहाँ पर ये देखो यहाँ पर देखो ये पूरा लेंथ 3x है ये 3 बार x है तो ये भी 3x ही होगा ये भी 3x ही होगा। तो यहाँ पर ये pm 3x/2 होगा। फिर से देखो यहाँ पर हमने पता कर लिया कि देखो ये साइड 3x का है और आगे हमें पता है कि चारों भुजा बराबर होता है मतलब ये भी 3x होगा ये भी 3x होगा ये भी 3x होगा। और यहाँ पर हमें also मालूम है कि यहाँ पर m मिड पॉइंट है मध्य बिंदु इसलिए यहाँ पर ये pm 3x का आधा होगा और ये mq भी 3x का आधा होगा ये pm भी 3x का आधा होगा यानी mq भी 3x का आधा होगा 3x/2 होगा 3x/2 होगा। अब हमें निकालना है देखो यहाँ पर हमें निकालना देखो अब यहाँ पर देखो इस क्षेत्रफल का हमें यूज करना है एरिया का यूज करना। देखो क्या होगा वो आगे हम देखो यहाँ पर आगे अहेड फॉरवर्ड आगे में देखो अहेड में फॉरवर्ड
आगे में, अहेड में, फॉरवर्ड। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर जो त्रिभुज होता है, ये ट्रायंगल होता है, उसका एरिया निकालने, क्षेत्रफल निकालने का कॉमन सामान्य सूत्र 1/2 बेस इनटू हाइट होता है। फिर से एक बार, जो त्रिभुज होता है, ये ट्रायंगल होता है, उसका क्षेत्रफल निकालने का कॉमन फॉर्मूला 1/2 गुणा पाया यानी आधार गुणा उच्चता। दैट इज इंग्लिश में 1/2 बेस इनटू हाइट होता है। 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट होता है। और ये हमें कैश में दिया है, ये कैश में दिया है, ये हमें रोकड़ा दिया। देखो ये दिया है, देखो दिया है, देखो दिया है 48 है, 45 हो रहा है, 48 हो रहा है। तो यहाँ पर आगे इसको हमें हल करना है, ये इक्वेशन को हमें हल करना है। तो इससे कुछ ना कुछ निकल जाएगा, इससे कुछ ना कुछ तो आउट हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो निकल जाएगा। यहाँ पे 1/2 का 1/2 गुणा बेस। देखो यहाँ पर हमें साफ साफ दिखा रही है x का वैल्यू निकलेगा, यहाँ से हमें x का वैल्यू पता चल जाएगा। देखो 1/2 का 1/2 आगे बेस, यहाँ पर बेस देखो ट्रायंगल MQN, ट्रायंगल MQN, त्रिभुज MQN बेस यानी कि पाया में आधा। देखो यहाँ पे ये MQ यानी 3x/2 है, 3x/2 फिर से यहाँ पे देखो बेस यानी पाया में आधा। देखो इस ट्रायंगल में MQ है तो 3x/2 है, 3x/2 इनटू गुणा S मतलब हाइट, मतलब लंब, परपेंडिकुलर। देखो हाइट का मतलब त्रिभुज का मतलब हाइट का मतलब लंब होता है, परपेंडिकुलर। फिर से ये हाइट यानी कि ऊंचाई का मतलब लंब होता है, परपेंडिकुलर ही होता है, लंब होता है यानी कि परपेंडिकुलर होता है। मतलब बेस पर डाला गया लंब, बेस पर डाला गया लंब यानी ये लाइन देखो यहाँ पर इस बेस के साथ 90 एंगल बना रहा है। मतलब ये लाइन यानी NQ है, NQ यानी यहाँ पर ये हाइट हो गया यानी कि ऊंचाई होगा। इसका ये 1x यानी कि x है, तो इक्वल बराबर 48 है। तो यहाँ सोल्व करने पर हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। तो आगे इसलिए अतः देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो 48 में ये 3 से 16 बार में भाग है, 16 किया 48 है 48 होता है। आगे देखो ये x गुना x का वैल्यू होगा इक्वल पर देखो यहाँ पर ये 2 4 हो जाएगा, 2 गुना 2 4 होगा, ये 4 इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, 16 चौके 64 होगा 60 पर। फिर से इधर देखो x गुना x का वर्ग। आगे देखो 2 गुना 2 4, ये 4 इधर में 16 के साथ मल्टीप्लाई, 16 चौके 64 यानी x का वर्ग बराबर हमें 64 मिलेगा। यानी कि ये x बराबर इक्वल x बराबर 8 होगा, 8 होगा। मतलब 8 का वर्ग 64 होता है, 8 का वर्ग 64 है, मतलब 64 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट 8 होगा, यानी x का वैल्यू 8 होगा, 8 होगा। और देखो यहाँ पर देखो x का वैल्यू 8 होगा, 8 होगा। अब यहाँ से देखो हमें ये भुजा का वैल्यू पता चल गया, ये इक्वल साइड का हमें पता चल गया। कैसे देखो यहाँ पर सिर्फ ये x का वैल्यू रख देखो यहाँ पर ये 3x है, इसमें x का वैल्यू पुट करना है, x का वैल्यू पुट करना है, रखना। देखो यहाँ पर ये 8 किया 24 होगा, 24 होगा। मतलब ये जो वर्ग है ये 24, देखो ये जो वर्ग है यानी इसका एवरी भुजा का लेंथ 24 है। 24 से ये जो वर्ग है यानी इसका हर एक भुजा एवरी साइड 24 का है, 24 का है, 24 का है, 24 का। अब यहाँ पर देखो हमें ये PR निकालने विकर्ण निकलता है,
ये √2a होता है, तो यहाँ पे √2a का रूट ए। अब ये a क्या बताया था, देखो ये हमने a यानी स्मॉल a यहाँ पर हमने ये साइड ही बताया था, ये भुजा बताया था, ये भुजा यहाँ पर 24 आ रहा है, 24 आ रहा है, बीच में गुणा है। अब आगे देखो इसको शॉर्ट में 24√2 ऐसे लिखते हैं, मतलब बीच में गुणा नहीं लिखते हैं, मिड में यानी बिटवीन में मल्टीप्लाई नहीं लिखते। और यहाँ पर यूनिट यानी कि इकाई, यूनिट यानी कि इकाई सेंटीमीटर लगेगा, सेंटीमीटर लगे। देखो ये एरिया नहीं है इसलिए यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगेगा, ये एरिया नहीं इसलिए यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगेगा, यहाँ पर ओनली सेंटीमीटर ही लगेगा, सेंटीमीटर ही लगेगा। यानी कि देखो ये पीआर यानी कि ये स्क्वायर का विकर्ण डायगोनल का लेंथ यानी कि लंबाई, लेंथ यानी कि लंबाई, लेंथ यानी कि लंबाई 24 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर होगा, 24√2 सेंटीमीटर होगा। यानी विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृति गिवन डायग्राम में पीएम पीक्यू का 1/3 है, 1/3 तथा पीएम पीएस का 1/3 है। यदि पीएम आरएम का क्षेत्रफल 17 सेंटीमीटर का वर्ग है तो देन पीक्यू आरएस का क्षेत्रफल क्या होगा। ये डायग्राम क्वेश्चन के साथ ही दिया है और ऑप्शन 34 सेंटीमीटर का वर्ग, 51 सेंटीमीटर का वर्ग, 68 सेंटीमीटर का वर्ग एंड 85 सेंटीमीटर का वर्ग। देखो सबसे यहाँ पर ये डायग्राम को हम समझते हैं, अंडरस्टैंड। देखो यहाँ पर पहली बात देखो यहाँ पर दिया है कि ये पीएम है, ये पीक्यू का पूरे का 1/3 है, 1/3 है। देखो 1/3 है, 1/3 है। ये जो पीएम है ये पीक्यू का मतलब पूरे का 1/3 है, 1/3 है, मतलब ये पूरा 3 है, ये पूरा 3 है, पूरा 3 है, तो ये पीएम 1 है, ऐसा दिया है। फिर से बात, ये पीएम पीक्यू मतलब पूरे का 1/3 है, मतलब ये पूरा 3 है और ये पीएम 1 है, ऐसा दिया। तो इसका मतलब ये हो गया ये MQ 2 होगा, ये MQ 2 होगा, QM 2 होगा। ठीक इसी प्रकार देखो यहाँ पर अल्सो दिया है कि ये PM देखो PS का मतलब ये पूरे का फिर से 1/3 है, 1/3 मतलब यदि ये PS पूरा 3 है, पूरा 3 है तो ये PM 1 है, ऐसा देखो यहाँ पर फिर से पर ये PM देखो यहाँ पर PS का मतलब पूरे का 1/3 है, मतलब यदि ये पूरा 3 है ये P यानी इतना एक मतलब ये NS SN यहाँ पर 2 है, 2 होगा, NS SN 2 होगा, 2 होगा, 2 होगा, 2 होगा,
ऐसा दिया है गिवन। अब यहाँ पर देखो ये डायग्राम कौन सा, इसका टाइप कौन सा, प्रकार कौन, देखो यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रही है वर्ग है, स्क्वायर है। ये जो आकृति है, ये आकृति यानी चित्र वर्ग है, स्क्वायर। देखो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है ये हर एक एंगल 90 का ही है, प्रत्येक एंगल 90 का ही है। अब दूसरी बात देखो, ये भी 3 है, ये भी 3 है, एंगल 90 के, मतलब ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, तीनों चारों भुजा 3 की है, मतलब ऑल साइड इक्वल है, मतलब ये स्क्वायर है, वर्ग है। ये आकृति स्क्वायर का है, वर्ग का है। अब यहाँ पर हियर हमें दिया है कि PMRN, मतलब चतुर्भुज बन रहा है, 4 भुजाओं से घिरी आकृति बन रहा है। एक भुजा हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसका एरिया PMRN चतुर्भुज का, एक पानी का एरिया हमें देखो सिर्फ 17 दिया है गिवन सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है ये पूरे स्क्वायर का क्षेत्रफल, ये पूरे वर्ग का एरिया, ये पूरे डायग्राम का हमें एरिया निकालना। मतलब हमें PQRS में आई मतलब स्क्वायर यानी वर्ग, स्क्वायर यानी वर्ग, PQRS का हमें एरिया निकालना है। PQRS मतलब पूरे का ही हमें क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकलेगा, हाउ तो देखो यहाँ पर सब देखो, यहाँ पर हम क्या देखो, यहाँ पर हम डायगोनल खींचते हैं, विकर्ण खींचते हैं, डायगोनल खींचते, विकर्ण खींचते, मतलब देखो यहाँ पर ये P एंड ये R को हम जोड़ते हैं, P एंड R यानी R एंड P को हम जोड़ते हैं, मतलब ऑपोजिट वर्टेक्स को हम जोड़ दिए, क्या हो गया, PR हमारा स्क्वायर का विकर्ण हो गया, डायगोनल हो गया, विकर्ण हो गया, डायगोनल हो गया। अब यहाँ पर देखो हो गया, देखो यहाँ पर इसी के साथ देखो यहाँ पर हमें 2 त्रिभुज मिलेगा, 2 ट्रायंगल बने। कौन सा, पहला ट्रायंगल PMR, ट्रायंगल PMR, ये ट्रायंगल, दूसरा PNR, ये 2 त्रिभुज हमें मिल रहा है। अब देखो ये दोनों त्रिभुज यहाँ पर ही सर्वांग सम है, यानी कि कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, यानी कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये दोनों त्रिभुज दिखने में एक जैसा है और साइज में भी सेम है, दिखने में भी एक जैसा है और साइज में भी सेम है, मतलब ये एक दूसरे का फोटोकॉपी है, डुप्लीकेट मतलब इसको उठा के आप इसको रखेंगे, इसको उठा के आप इस पर रख, ये मैच कर जाएगा, मैच कर, मतलब ये ओवरलैप है, एक दूसरे में समा जाएगा। इन सब ये दोनों एक ही ट्रायंगल है, दोनों एक ही त्रिभुज है, मतलब दोनों का एरिया सेम होगा, ये दोनों का एरिया सेम होगा, इक्वल होगा। अब इसको हम मतलब इसका हमें मैथमेटिकल प्रूफ भी देखना पड़ता है, ये ऐसे ही नहीं होता है, इसका मैथमेटिक्स में प्रूफ भी होता है। देखो ये जो दोनों त्रिभुज है, ये देखो ये SAS नियम के हिसाब से समवर्ग सम होता है, यानी कॉन्ग्रुएंट होता है। किसे SAS मतलब साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। तो इस नियम पर से, इस रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम यानी कि कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट होता है। मतलब इसका मतलब क्या, देखो यहाँ S मतलब साइड, देखो यहाँ पर देखो इस त्रिभुज में ये साइड PN है, PN है, PN है, और इस ट्रायंगल में PM साइड, ये दोनों एक एक है, मतलब यहाँ पर हियर, यहाँ पर देखो यहाँ पर हियर, ये देखो यहाँ पर देखो ये NP के संगत MP हो गया। फिर से S मतलब साइड मतलब भुजा, मतलब दोनों त्रिभुज में संगत भुजा बराबर होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग
इक्वल होना, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। देखो इसमें ट्रायंगल में ये भुजा एनपी है जो एक है, और इस ट्रायंगल में भुजा एमपी है जो ऑल्सो एक है। मतलब यहाँ पर एनपी के संगत एमपी हो गया, मतलब ये संगत भुजा बराबर हो गया, मतलब ये एक इसका काम है। अब आगे आता है बीच में एंगल कोण, मतलब एंगल बराबर होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होना चाहिए, संगत कोण बराबर। देखे इससे देखो यहाँ पर जो डायगोनल होता है यानी विकर्ण, मतलब स्क्वायर में यानी वर्ग में जो डायगोनल होता है विकर्ण होता है वो समद्विभाजक होता है, इक्वली बाइसेक्टर। मतलब देखो ये कोण का बाइसेक्टर होता है, एंगल का बाइसेक्टर, मतलब कोण को दो टुकड़े में बांटा है। ये जो डायगोनल होता है वो एंगल को बाइसेक्ट करता है, मतलब दो इक्वल पार्ट में बांटे। तो यहाँ देखो ये पूरा एंगल 90 का है, मतलब आधा आधा में बांटेगा, मतलब ये भी 45 का होगा, ये भी 45 का होगा, ये भी 45 होगा, ये भी 45, मतलब एंगल एन पी आर 45, एंगल एम पी आर ये भी 45। देखो एंगल 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 एम पी एन, तो इस ट्रायंगल में एंगल एम पी आर, ये एंगल एम पी आर, इस ट्रायंगल में एंगल एन पी आर, ये ट्रायंगल, ये दोनों 45 का, मतलब यहाँ पर दोनों त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल हो गया। देखो कौन सा, देखो पी पी पी, इसमें भी 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 पी, तो ये मैच कर गया। देखो पी के संगत पी, देखो ये पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, इसमें दूसरा पोजीशन पर पी है, तो इसमें भी दूसरा पोजीशन पर ये पी होना चाहिए, तो ये पी ही है, पोजीशन सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पर दूसरी पोजीशन पर पी एंगल है, तो इसमें भी दूसरी पोजीशन है, दूसरे स्थान पर ये पी एंगल, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पर पी पी बराबर है 45 का है, 45 का है। और लास्ट में एस आता है, मतलब एक और दूसरा संगत भुजा बराबर होना चाहिए, ऑल्सो दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होना चाहिए। देखो यहाँ पर स्पष्ट बात है कि ये पीआर लाइन, ये पीआर लाइन यानी आरपी लाइन, मतलब डायगोनल खुद यहाँ पर दोनों त्रिभुज में कॉमन है, मतलब दोनों के लिए बराबर, मतलब ये खुद संगत हो गया, स्वयं कॉरेस्पॉन्ड हो गया, स्वयं कॉरेस्पॉन्ड हो गया, मतलब यहाँ पर पी आर आएगा। देखो पी आर, इसमें भी पी आर के संगत पी आर बराबर बराबर, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बराबर, संगत भुजा बराबर नहीं। तो इस नियम के हिसाब से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। मतलब अब क्या होगा, अब क्या है, देखो अब यहाँ पर इसी के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, संगत कोण बराबर होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, संगत भुजा, देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण बराबर। देखो यहाँ पर एन के संगत एम, देखो एन के संगत एम है, देखो फिर से एक बार, देखो एन के संगत एम है, एन के संगत एम है, एन के संगत एम है, मतलब एन एंगल एम एंगल बराबर होगा, मतलब जितना पी एन आर होगा उतना ही पी एम आर होगा, पीछे जितना पी एन आर होगा उतना ही पी एम आर होगा, ये एंगल बराबर होगा, इसका ये मतलब है। और आगे पी पी बराबर होगा, पी पी ये तो ऑलरेडी हमने प्रूव कर दिया है, और लास्ट में आर एंगल बराबर होगा। देखो आर एंगल बराबर होगा, मतलब इस त्रिभुज का आर एंगल मतलब एंगल पी आर एन, यानी कि ये एंगल, और इस त्रिभुज का आर मतलब एंगल एम आर पी, ये एंगल बराबर होगा।
होगा। फिर से एक बार, आर आर बराबर है मतलब इस त्रिभुज का मतलब इस त्रिभुज में देखो एंगल एन आर पी मतलब ये एंगल हो गया, और इस त्रिभुज का आर मतलब एंगल पी आर एन, ये एंगल, ये दोनों एंगल बराबर है। और अल्सो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी बराबर होता है, संगत भुजा भी बराबर होता है। मतलब देखो यहाँ पर एनपी के संगत एनपी, देखो एनपी के संगत पीएम है, पीएम है एनपी जो ऑलरेडी बराबर एक एक का है। आगे पीआर एंड पीआर बराबर है, देखो पीआर एंड पीआर ये कॉमन, ये दिखते ही पता चल रहा है। देखो इसका पीआर और उसका भी पीआर बराबर है, ये एक ही लाइन है, ये ऑलरेडी बराबर है, इसमें ऑब्वियस है, इसमें कुछ करने की बात नहीं। और लास्ट में एन आर और एम आर, देखो एन आर यानी कि ये भुजा और लास्ट में एम आर, दूसरे में एम आर, ये दोनों भुजा भी बराबर होगा, ये भुजा भी बराबर होगा। भुजा एन आर साइड एन आर यानी इसमें एम आर ये दोनों भुजा भी बराबर होगा। तो इस मतलब ऐसा मतलब होता है सर्वांग समता का यानी कि कॉन्ग्रुएंसी का ये मतलब होता है संगत कोण भी बराबर अल्सो संगत भुजा भी बराबर होता है। ये हमने नॉलेज के लिए बताया। इन शॉर्ट यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा आधा हो जाएगा, हाफ हाफ में बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पर पूरे का क्षेत्रफल ये 17 दिया था, मतलब आधा होगा, मतलब 17/2 हो जाएगा, 17 का आधा हो। इसका भी 17/2, इसका भी 17/2, इसका भी 17/2, इसका भी 17/2 होगा। अब आगे क्या हम देखो, अब आगे हम एक लाइन खींचते हैं। हमने एक लाइन ऐसा खींचा और यहाँ पर नेम हमने सपोज ई दिया और ये ई हमने ऐसे लिया सो दैट ये दूरी बराबर हो, यानी देखो यहाँ पर देखो ये दूरी बराबर हो, ये दो टुकड़ा बराबर हो, मतलब ये भी एक हो ये भी एक हो। ये यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास ये दो है, ये एनएस हमारे पास दो है, तो हमने ई पॉइंट ऐसे लिया सो दैट ये एनी बराबर ईएस हो, एनी बराबर इस मतलब ये भी एक मतलब ये भी एक ये पूरा एक आएगा ऐसा देना। तो इस तो आगे क्या होगा, देखो आगे यानी अहर देखो यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा और इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका भी होगा। फिर से देखो इस ट्रायंगल का यानी ट्रायंगल एनईआर का त्रिभुज एनईआर का क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल इसके बराबर होगा, इसके बराबर आगे इसका क्षेत्रफल इसके बराबर, इसका क्षेत्रफल इसके बराबर होगा, ऊपर वाले के बराबर, मतलब ये सभी ट्रायंगल का क्षेत्रफल बराबर होता है, इक्वल होता है। फिर से देखो इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल इसके बराबर, इसका इसके बराबर है। सिमिलर देखो इधर भी हम ऐसा काम कर सकते, मतलब देखो यहाँ पर हमने एक लाइन ऐसा खींचा, मतलब देखो यहाँ पर नाम सपोज हमने एक दिया, लेकिन इधर हमारे पास दो बचा है। देखो ये एम क्यू बराबर 2 है, ये भी एक दिया, ये भी एक दिया, हमने एक पॉइंट ऐसे लिया सो दैट ये भी एक हो ये भी एक हो, मतलब एम एफ भी एक हो एंड एफ क्यू भी एक हो, एक में बने, मतलब हर जगह एक है, एक है, तो एक आएगा। तो इसी के साथ क्या होगा, देखो इसी के साथ इसका जो एरिया होगा इसके बराबर होगा और इसका जो एरिया होगा इसके बराबर। इन शॉर्ट यहाँ पर कहना ये कि ये सभी त्रिभुजों का एरिया समान होता है और यहाँ पर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 17/2 है, 70/2 है, 70/2। तो यहाँ पर कुल त्रिभुज कितने हैं, ऑल ट्रायंगल कितने को, यहाँ पर सभी त्रिभुजों की संख्या देखो ये 1 2 3 4 5 और 6 टोटल 6 त्रिभुज है, 6 ट्रायंगल
ट्रायंगल है तो हमें निकालना है ये वर्ग पी क्यू आर एस पी कर पूरे डायग्राम का हमें एरिया निकालना। तो सीधी सी बात है कि देखो ये 17/2 को 6 से गुणा करना पड़ेगा, से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये पूरे का एरिया निकल जाएगा, पूरे का क्षेत्रफल निकल सकते हैं। आगे बढ़ 2 किया से होता है, ये 17 किया 51 होता है, 51 होता है, और ये यहाँ पर क्षेत्रफल यानी एरिया, तो यहाँ पर क्या लगेगा पीछे में यानी बिहाइंड में यूनिट स्क्वायर, मतलब यूनिट यहाँ पर सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ पर सेंटीमीटर का वर्ग लगेगा, यानी ये पूरे डायग्राम का क्षेत्रफल यानी कि एरिया, मतलब ये पूरी जगह का माप यानी कि मेजर, माप यानी कि मेजर 51 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 51 सेंटीमीटर का वर्ग होगा, 51 सेंटीमीटर का वर्ग यानी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यानी विकल्प भी हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।